नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक बार फिर हमारे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता मुकेश शर्मा जी इस शो में हाजिर हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं और आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो भी उनसे जानते हैं। सर स्वागत है जी, बहुत बहुत आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो 24x7 के दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। तो आज का जो शर्मा जी विषय है वो मैं आपको बता दूं कि एक आपने मुद्दा उठाया था जोगिंद्रा बैंक को लेके, जो कि तूल पकड़ गया है। पिछले 2-3 दिनों से मैं अखबारों में कटिंग देख रहा था जिसमें कि जो इनका एक मामला है वो और उठकर सामने आया है। बेसिकली ये मुद्दा क्या है और आपने एक बार फिर से पूरी टीम को घेर लिया है। देखिए सर, डीपीसी का मामला, डीपीसी कोई एक छोटा मुद्दा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कई जो इनोसेंट कर्मचारी हैं, जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, बैंक को इतना ऊपर उठाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं सारा दिन, तो प्रमोशन का उनका राइट बनता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी डेडिकेशन के बाद, इतने प्रेशर के बाद, इतनी सेंसिटिविटी के साथ काम करने के बाद भी अगर उनको प्रमोशन ना मिले टाइम पर, तो उनका दिल टूट जाता है। और जहाँ पर चोर उचक्के फ्रॉड टाइप के जिनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हैं, वो उसके ऊपर वो चेयरमैन तो नहीं, मतलब वो अगली प्रमोशन ले जाते हैं। कोई क्लर्क से असिस्टेंट बन गया, असिस्टेंट से जो है ना कोई और आगे प्रमोशन में आ गया, कोई सुपरिटेंडेंट बन गया, कोई एजीएम बन गया या डीजीएम बन गया। तो जो लोग एक्चुअल में मेहनत करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं भी लड़े फौज और नाम कप्तान का, तो यहाँ पर भी ये ऐसा ही चल रहा है। क्योंकि इस बैंक की, जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, एक मैंने पिछली बार भी कहा था कि इसके अंदर इतने फ्रॉड है कि अगर हमें इसमें अच्छाई ढूंढने लगे तो अच्छाई कम मिलेंगी, फ्रॉड ज़्यादा मिलेंगे। मैंने पिछली बार कितने फ्रॉड पकड़ लिए? मैंने तो बहुत फ्रॉड पकड़े हैं। मैंने तो कम से कम भी 30 के आसपास तो मैं कंप्लेंट्स दे चुका हूँ, विद रिकॉर्ड दे चुका हूँ, विद प्रूफ दे चुका हूँ। वो तो शर्मा जी आपका काम है कंप्लेंट देना, तो आप अधिवक्ता हैं और आप एक वकील है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप तो कहते हैं ना कि आपकी तो कलम चलती है, आपने टाइप करना है, खाली कंप्लेंट सेंड कर दी। कंप्लेंट ऐसे किसी की कोई सेंड थोड़ी कर सकता है। अगर मेरी कंप्लेंट झूठी होगी तो वो मुझे थोड़ी बख्शेंगे। अब मेरी कोई कंप्लेंट करके देख लो झूठी, मैं दिखाता हूँ फिर कैसे करते हैं झूठी कंप्लेंट। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी टाइट हो गए हैं इस मामले में कि अगर आपने समय के यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल के पीछे जो है ना जजमेंट आया था वो क्या आया था। बिल्कुल, तो साफ लिखा था कि आप कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। हाँ, कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। और दूसरी बात है कि जिसने जो उसके अंदर विटनेस है और जो कंप्लेनेंट है, दोनों के ऊपर एक्शन होगा। अगर आपने झूठी कंप्लेंट करी है, जो अगर कोई गलत तथ्य तो ये डीपीसी का मामला जो हमारा 2022 का, मैंने पिछले जो अपने शो के अंदर भी मैंने हाईलाइट किया था, इसके अंदर ये एक प्लान था। इसके अंदर क्या हुआ कि कोई एक पुराना हाई कोर्ट का ऑर्डर चला हुआ जिसके अंदर इनको डायरेक्शन दी थी डिपार्टमेंट को कि आप इसको रिव्यू करें, जो पिछले वाली थी डीपीसी को। उन्होंने रिव्यू करने की बजाय, क्योंकि उसके अंदर लैकुना ज़्यादा था, उसके अंदर काफ़ी गलतियाँ थी। अगर वो रिव्यू होती तो क्या होता? रिव्यू होती तो देखो सर, अगर आप ठीक ठाक चल रहे हो ना, फिर आप कोई रह जाए कोई चला जाए। अब मेरिट है, मेरिट के अंदर हम ये कहते हैं कि हमने 10 लोगों को नौकरी देनी है, जो ऊपर के 10 होंगे चले जाएंगे, फिर 11वें का तो राइट वैसे वेव हो गया, राइट ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि उसके अंदर कोई लैकुना था, तो वो हाई कोर्ट गए। और हाई कोर्ट में जाने के बाद जब दोनों पक्ष जा चुके हैं, बैंक भी जा चुका है, स्टेट भी जा चुके हैं, पिटिशनर भी जा चुके हैं, उनके जो रिप्लाई भी आ चुके हैं, रिजोइंडर भी आ चुके हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके हैं, तो जजेस जो बैठे हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो उन्होंने जब उसके अंदर कोई लैकुना पाया और छोटी मोटी से छोटी कमी थी, वो बड़ी कमी थी, उसको रिव्यू करने की का जो उन्होंने ऑर्डर दिया था वो आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और 2022 में इन्होंने अपनी प्रमोशन लेने के लिए क्या किया कि उनमें से कुछ कर्मचारियों के एनओसी ले ली उनसे कि भाई हम ये डीपीसी कर रहे हैं, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनको बहला फुसला कर उनको कुछ कोई लालच दिखाया या उनको मेस्मराइज़ किया, उनको कोई एल्योर किया, उनको कोई लालच दिया, तो इन्होंने 3-4-5 ने उसमें साइन कर दिए और ये अपनी डीपीसी करवा के एजीएम वगैरह जो बन के बैठना था बैठ गए। अब ये देखिए कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन लोगों को हुआ, जो इनके निजी थे ऊपर, जिनके पॉलिटिकल लिंक सिक्का चलता था, जिनका सिक्का चलता था, आज भी वही कर रहे हैं। आज भी सारा का सारा मैनिपुलेटेड है, सब कुछ डिसाइडेड है क्या करना है वहाँ पर। ये एक तो ये जब से एमडी और ये चेयरमैन आया ना, इस बैंक की वो हालत हो रही है। एमडी और चेयरमैन नाम लेंगे आप? नहीं, मुझे कोई ऐसा वो है नहीं, जो भी है कंसर्न पर्सन, हम चेयर को वो करते हैं, जो भी बैठा है वो। तो उसने ये जो है ना उनके हाथों में खेल रहा है, इसको आता जाता कुछ नहीं है, ना इसको आता ना चेयरमैन को आता, ठीक है। इनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं है। ये तो सिर्फ एक चेयरमैन है, वो नॉमिनेटेड है, ना तो इलेक्शन लड़के आया ना कुछ है उसका, मतलब वो चेयरमैन तो होते नॉमिनेटेड है ना? नहीं नहीं नहीं,
जोगिंद्रा बैंक के 100 साल के इतिहास में पहला चेयरमैन है जो नॉमिनेटेड आया, जो मुझे पता चला अभी तक का। अदरवाइज हमेशा इलेक्टेड आते हैं, ये रिकॉर्ड है। बैंक में से वोटिंग होती है, बैंक में इनकी सोसाइटीज़ का चक्कर होता है, सोसाइटीज़ की तरफ से वोटिंग होती है, तो ये वहाँ से चुना जाता है। हाँ, तो वहाँ से चुना जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में तो कांग्रेस की सरकार में ये नॉमिनेट होके आ गया। और बाकी टाइमली इनके फंडे होते हैं कि कभी किसी को बुला लिया, उसको बुके दे दिया, किसी को जो है ना, मतलब बैंक में पैसे की कोई कमी नहीं होती तो किस साइड में डाल दे, कहाँ खर्चा कर दे, उसका तो कोई सिस्टम बांटने वाला चाहिए, बस बांटने वाला चाहिए। उनको पैसे चाहिए, इनको ऐसा चाहिए कि जो हमें देता रहे, हमें अप्रिशिएट करता रहे। तो इन्होंने जो ये सारा का सारा एक प्लान्ड गेम खेला, उसके अंदर अपने जो इनके निजी लोग थे उनकी प्रमोशन कर दी, और जो बेचारे जिनका कोई पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, जिनके पीछे कोई बैकअप नहीं था, जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के नहीं थे, उन लोगों को इन्होंने उनकी ACR ही ख़राब कर दी। अच्छा, मतलब जिन लोगों ने वास्तव में मेहनत करी है उन लोगों की ACR ख़राब करके उनको बाहर बिठा दिया। चलो वो बेचारे, उन्होंने नौकरी करनी है, क्योंकि उनके पीछे जब है ही नहीं है कुछ तो वो कहाँ करेंगे, वो चुपचाप अपने नौकरी आज भी कर रहे हैं। कंप्लेंट भी किसके खिलाफ करेंगे? अरे कंप्लेंट सुनेगा कौन? उनकी MD वो खुद मैनिपुलेटेड है, ठीक है। AGM तो ये बने ही हुए हैं ना। अच्छा, AGM के तो अंडर ही हैं वो लोग तकरीबन सारे। एक पहले यहाँ रूप सिंह होता था, वो एक ताशी संडूप यहाँ पर वो था, वो आज तक भी विजिलेंस के चक्कर काट रहा है। जब भी विजिलेंस वाले उसको बुलाते थे वो उसका जो क्या बोलते हैं हाई शुगर का बहाना लेके पड़ जाता है, मेडिकल फ्रॉड आदमी है वो, एक नंबर का, सबको पता है। एक इनका पहले मोहन मेहता होता था, जो वो चेयरमैन रहा, वो 15-20 साल इनका चेयरमैन रहा। 500 रुपए की चीटिंग करता था वो। मतलब इतना घटिया, मैं कहता हूँ कि 500 रुपये का से गुजारा नहीं होता था, पता नहीं इनका। और उसके बावजूद भी देखिए कि भाई उसको 2.5 साल के लिए रिमेनिंग पीरियड के लिए उसको टर्मिनेट कर दिया, अगली बार फिर उसको इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ कर दिया। जैसे मतलब यहाँ ना, टर्मिनेशन के बाद RCS का तो ऐसा काम है, RCS को कोई मतलब नहीं, उनको तो टाइम पर इनके गिफ्ट पहुंचा दो, इनके पैसे पहुंचा दो, इनको पैसे पहुंचाएंगे। RCS की टीम में कौन होता है? सरताज कौन होता है जो डिसीजन लेता है? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाना कि गिफ्ट नहीं, डायरेक्टर देखो सर, जब आप साइन करते हो तो जिम्मेवारी आपकी है। आप जब साइन कर रहे हो ना, मैं हर एक डायरेक्टर की नहीं कहता, जो भी कंसर्न डायरेक्टर उस टाइम के, हर एक डायरेक्टर आते हैं, कोई 6 महीने रह के गया, कोई साल रह के गया, कोई बीच में रिटायर हो गया, क्योंकि सीनियर ऑफिसर होते हैं। मैं हर एक डायरेक्टर को नहीं कहता, जो कंसर्न पर्सन है। मैंने अपनी हर एक कंप्लेंट के अंदर लिखा है दी कंसर्न ऑफिशियल्स ऑफ दी RCS शिमला, नाबार्ड शिमला और RBI शिमला, ये तकरीबन सारे के सारे इनके साथ मिले हुए हैं। आप इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर लो, कुछ कर लो, किसी ने कुछ नहीं करना, कोई डिसीजन नहीं है, सारे मैनिपुलेटेड है। आप एक चीज़ देखो, अगर CM का नॉमिनेटेड एक चेयरमैन जाता है किसी HS ऑफिसर के साथ, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती, उसको तो लगता है ये डायरेक्ट CM का आदमी, इसके साथ में क्या बात करूं। आप सोच के देखिए, दबदबा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी और डिक्टेटरशिप और ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट करके देखोगे तो क्या है। 400-500 रुपये का कुर्ता पजामा पहन के यहाँ DGP को धमका जाते हैं लोग, और DGP बेचारा सर करता रह जाते हैं। 2 टके का आदमी नहीं होता वो। बड़ा गंभीर मैं तो नहीं, आप ना बताओ ना, ये मंत्री संतरी क्या है, ये हमारी वोट ले लेके बने होते हैं। मिनट में, दिन में 3 बार तो अपना बाप बदल लेते हैं, कभी किसी को बाप बना लेंगे, आज किसी को माँ बना लेंगे। इनका तो यही, इनको वोट लेना होता है, उस टाइम तो जो मर्जी करवा लो इनसे। ये तो प्रैक्टिकल बात है, आप ना हो तो बता दो जी। पर DGP साहब तो नहीं डरते, ये तो सर ये कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें, ये बातें मैं आज भी आपको सच्चाई बताता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो इन पॉलिटिशियन के सामने इतनी दबी हुई है कि आप नहीं कर पाते। क्या MLA है, MLA अगर कहीं पर DGP के सामने जाएगा तो पब्लिक का नुमाइंदा होने की वजह से उसको प्रोटोकॉल दोनों को मेंटेन करना पड़ता है। ना हो तो बता दीजिए। लेकिन इस प्रोटोकॉल की बात आपको बताता हूँ, अभी पिछले दिनों मुद्दा उठा था कि यादविंदर गोमा जी गए थे, एक मंडी में कार्यक्रम था, वहाँ पे DC नहीं पहुँच पाए थे किसी कारण, बस मंडी के DC, तो उन्होंने उनके लिए विशेष अधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया था। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई DC एक IAS ऑफिसर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट है जो सरकार देती है। DC की IAS ऑफिसर की सबसे बड़ी पोस्ट है। बाकी तो ये सारे छुट भैये हैं, चाहिए पहले ये MLA बन गए, फिर उसके बाद MLA MP बन गए, उसके बाद ये मंत्री बनना, मतलब पढ़ा लिखा इंसान होगा तभी DC बना। सर मैं टॉप क्लास की पोस्ट है। हमें ये तो शुक्र है कि हम हाई कोर्ट में बैठे हैं। अगर आम आदमी की ज़िंदगी अगर हम जी ना तो हमें पता चल जाए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सर ये बड़ी मतलब जब आप इनको कैलकुलेट करके देखो ना इन चीज़ों को, कि एक
पता नहीं वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, 10वीं पास है या नहीं है, वो मंत्री बन के बैठ गए या एमएलए बन के बैठ गए या वैसे कोई कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बन के बैठ गया, वो मिनट में डीसी को फ़ोन कर देता है, एसपी को फ़ोन कर देता है, उल्टी सीधी सुना जाता है। वो बेचारे अब या तो वो अपनी नौकरी कर लें या फिर वो आपको पता है फिर उनको कौन सी लाइन में खड़ा कर देते हैं अगले दिन जाके। तो आप मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स जो है ना इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो हमारे हैवी है, सिस्टम के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को, अब आप एक चीज़ देखिए ना, ये ऊपर बैठे बैठे इन्होंने आरटीआई से एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके अंदर आते हैं। इनको क्या डर है? इनको किस चीज़ का डर है कि भाई आप एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को बाहर निकालेंगे? आप बताइए मुझे। टेक्निकल बात कोई है, रीजन होगा, कोई रीजन है ये। और दूसरी बात है कि बीजेपी भी नहीं बोल रही है। नहीं, बीजेपी ने बोला तो है, जयराम सर, ठाकुर जी ने सर दिया, एक बात दिया ना, तो, हाँ। बीजेपी ने इसके बारे में तो फॉर्मेलिटी के तौर पे बोल दिया। जब उसको 50 लाख की गाड़ी मिल रही थी, जो पूरा मुख्यमंत्री जयराम तब नहीं ठाकुर बोला कि भाई यहाँ पर लोग जो है ना भूखे मर रहे हैं, आप जो है ना इतनी बड़ी 50-50 लाख की गाड़ियाँ लेके घूम रहे। ये सब जो है ना विपक्ष का काम तो जो है ना मतलब उस टाइप का होता है कि भाई चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की, नाचने से मतलब है, नाचने गाने वालों का ही काम होता है एक किस्म से। अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की और जयराम ठाकुर की हाथ मिलाते हुए की वीडियो, फोटो वायरल हुई थी। अरे रिश्तेदार भी मिलेंगे ये तो। अब तो फोटो ये पढ़ रहा था मैं नीचे, ये हाथ में, ये पता क्या था, बेवकूफ़ तो वो पब्लिक है ना जो इनके पीछे घूम रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, मैं जब भी किसी भी प्रोग्राम में ऐसे उसमें जाता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, भाई आप अपने कमाने खाने की तरफ ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर, एजुकेट करके उनके अंदर संस्कार डाल कर उनको आप काम करने लायक बनाओ। इनके पीछे मत फिरो, इन्होंने कुछ नहीं करना। इन्होंने टाइम पर भीड़ दिखानी है आपको, 4 साल तो भीड़ दिखानी है। 5वें साल इन्होंने कभी कहते जी 1500 रुपये आपके शुरू हो रहे हैं, रेवड़ियाँ बांटनी है। अब वो जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभी एक कुछ नई स्कीम भी वो लागू कर रहे थे कि भाई हम 1 तारीख से ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे। क्या मेरे को ये नहीं समझ आता, जब आप घोषणा पत्र में तो तब करके आए थे, एक ऊपर से वो इनके बड़े बाबूजी आ जाते हैं, वो हाँ जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे उंगलियों पर गिना चला के चले जाते हैं, और वो हवा में लोग आ जाते हैं कि भाई जैसे, मुझे ये नहीं समझ आता लोगों के अंदर अपना दिमाग नहीं है क्या? वो 1500 रुपये के पीछे उनके घर चले हुए हैं। देखिए शर्मा जी, बात 1500 की नहीं है, बात ये है कि हर सरकार से लोगों को उम्मीद होती है। हर जो सरकार अपना घोषणा पत्र लेके आती है तो लोग उसमें अपना भविष्य देखते हैं, और 1500 रुपये की बात आती है तो आप शायद ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिमाचल में ऐसे परिवार हैं जिनके लिए 1500 रुपया बहुत बड़ी बात है आज भी। इस बात से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनके लिए है 1500 रुपये, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, गरीब परिवार है, गरीब परिवार के लिए कोई कास्ट का चक्कर नहीं होता कि वो किस धर्म जाति का है, गरीब हर जगह है। वो आरक्षण का जिस तरह कहते हैं ना कि भाई आर्थिक आधार पर होना चाहिए, बात वो अपनी जगह ठीक भी है। लेकिन ये घोषणा पत्र में लेकर आते हैं और उसको 3 साल तक उसको फॉलो भी नहीं करते, तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? मोटो क्यों नहीं लिया जाता? ये सबसे बड़ी ये विपक्ष को इनके लिए जो ना हेलीपैड भी बन जाते हैं। इनको जो है ना मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में निकलना है तो वो प्रोटोकॉल अपनाते हुए वहाँ फटाफट एसपी साहब के पास चला जाता है, डीसी साहब के पास कि भाई इनको पार करके के आना। इनके लिए जो ना लोग अपने कोई एम्बुलेंस भी लटका दो, इनको रास्ता दे दो। क्या लगे हुए हैं हमारे ऊपर? हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग हैं एक्चुअल में। तो ना हो तो बता दो क्या है। आप अच्छी रील बना रहे हैं कांग्रेस नहीं, मैं कांग्रेस की नहीं, मैं बीजेपी की कहता हूँ। गलत तो गलत है। मैं सारेआम यूजीसी के खिलाफ बोला हूँ। मैंने आपके पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था कि भाई गलत तो जो गलत है। मोदी का कोई हम दिया नहीं खाते। हम 2014 से पहले भी भूखे नहीं मर रहे थे और ना आज मर रहे हैं। हमने क्या लेना मोदी से? हमारी एक वोट थी, हमें लगा कि शायद ये ठीक काम करेगा, हमने दे दी वोट। है हिंदुत्व का मुद्दा नहीं, हमें अपने देश की सिक्योरिटी का मुद्दा था हमें कि देश की सिक्योरिटी। वास्तव में उसने बहुत काम अच्छे किए भी है, लेकिन एक ही काम ऐसा आप गंदा कर दो तो उसके बाद आपकी छवि आप जीरो हो जाते हो। चलो मुद्दे पे आते हैं कि जोगिंद्रा बैंक का क्या स्टेटस है? तो जोगिंद्रा बैंक का अब ये जो डीपीसी चली हुई है, इस डीपीसी में इन्होंने 3-4 लोगों को बेनिफिट देना है। कुलदीप सिंह, हरीश शर्मा, रामपाल। कहीं आपकी कोई इनके साथ कोई पर्सनल नहीं। मैं सिर्फ एक बार कुलदीप से मैं 2 बार जरूर मिला हूँ। अदरवाइज मैं हरीश शर्मा और रामपाल मेरे सामने आ जाए, मैं उनको शक्ल से भी नहीं पहचानता। लिटरली मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मेरा कोई इनके साथ लेना देना नहीं। आप एक लड़ाई ले लें सच्चाई की। मैं सच्चाई की लड़ाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर या तो मैं इसको छेड़ता नहीं था, और अब छेड़ दिया तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। ये जहाँ तक मार्ची भागा जाए इनकी छुट्टी है। उसके बाद एक वहाँ पर गुरमीत सिंह है,
ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों को बेनिफिट देने के लिए ही ये सारा का सारा गेम खेला जा रहा है। इनमें से अगर बेनिफिट मिलेगा तो इन 4 लोगों में से ही मिलेगा। आरसीएस का, आरसीएस का नहीं, डीपीसी का, डीपीसी का। उसके बाद क्या है, अब जो सुनने में आया है, अब सारा गेम जो है ना, उन्होंने डीपीसी तैयार करके पाले में गेंद डाल दी है एमडी के। एमडी खुद करप्ट आदमी है। उसके खिलाफ मैंने पहले भी कंप्लेंट करके कि वो जो गाड़ी का मिसयूज कर रहा है, डेली परमाणु आता जाता है, जबकि 8 किलोमीटर से दूर आप गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। जब आप गाड़ी लेकर जाते हो, आपने 8 किलोमीटर, और परमाणु का ही उसने ड्राइवर रख रखा है, और जबकि ड्राइवर भी आप वहीं उसी लोकल एरिया के रखोगे जहाँ पर आप, ठीक है, उसके मैंडेटरी है। हाँ जी, मैंडेटरी कंडीशन है, ये तो उनको भी पता है। उसके बाद जब मैंने आरटीए लगाई, वो कहते हैं जी एज पर रूल कर रखा है और बोर्ड ने परमिशन दे रखी है। परमिशन सिर्फ लीगल चीज़ की होती है, इलीगल चीज़ की कभी परमिशन नहीं होती है। इलीगल तो पहले इलीगल होता है, वो तो धक्का होता है। तो वो चलो, इन्होंने मेरी आरटीआई रिजेक्ट करनी होती है क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं है कहने को। लेकिन हम भी फिर अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज कर लेते हैं कि हमें आगे कैसे उलझाना है। पहले तो मैं इनके उस परव्यू में ही देख रहा था कि यही समझ जाएं, लेकिन नहीं समझे तो फिर मैं दूसरी तरफ चल दिया। मेरे पास और बहुत रास्ते, हम प्रोफेशनल एडवोकेट है तो हमें पता कैसे काम करवाना है। अब ये इन लोगों ने क्या किया, उसको कह दिया कि आप इसकी एनओसी दो। अब एनओसी कैसे दे दे? कुलदीप के खिलाफ सीरियस एलिगेशन, 6 उसके ऊपर मैंने एलिगेशन लगाए हुए हैं। अब प्रूफ तो नहीं हुए ना सर, भले प्रूव ना हुआ है, लेकिन उनकी इंक्वायरी पेंडिंग है, और जब इंक्वायरी पेंडिंग होती है आप ऐसे बेनिफिट नहीं दे सकते। और मेरे एलिगेशन, इंक्वायरी जो पेंडिंग है, तो वो इंक्वायरी किसके पास पेंडिंग है? सर मुझे ये बताया गया था कि वो इंक्वायरी एआरसीएस के पास भी पेंडिंग है, और इनके खिलाफ जब एफआईआर हो गई है तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के, जो इनके बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग है, वहाँ पर भी पेंडिंग है। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो फिर एफआईआर दर्ज होने का तो मतलब आप समझते हैं कि भाई स्टेट की नज़र में आप एक बार तो बिल्कुल गुनाहगार हो ही गए, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि आप गुनहगार हैं या नहीं। हाँ, अब इनसे रिकॉर्ड मंगवाते हैं। रिकॉर्ड जब इनसे मांगने जाते हैं, हमारा रिकॉर्ड वहाँ पड़ा है जी, वहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है। कुलदीप एक सबसे बड़ा मैनिपुलेटर और करप्ट आदमी है। इसको बेनिफिट मिला हुआ, इसका कोई कजन शायद सिटिंग एमएलए है, एक तो ये कारण है। दूसरी बात है, ये नालागढ़ साइड का रहने वाला है। नालागढ़ का के एरिया के अंदर, बरोटीवाला के अंदर, और जो है इधर बद्दी के अंदर काफ़ी ऐसे, एक मलपुर सोसाइटी, एक पंजेड़ा सोसाइटी है, वहाँ पर करोड़ों के फ्रॉड है। किस चीज़ के? सोसाइटीज़ के को लोन दिए हुए हैं, रिकवरी नहीं हुई, उनको सेटल कर दिया, बाहर दे दिया, आपने मांगा नहीं। और मतलब जो सेटल भी किया तो उसमें बैंक का लॉस हो गया, पब्लिक मनी का। आप उनसे जो पैसा बनता है, सेटलमेंट तो बैंक का ही लॉस होता है, बैंक का लॉस होता है, पब्लिक मनी का भी तो लॉस है ना जी। जो चीज़ सेटलमेंट करते ही क्यों? फिर कौन करवाता सेटलमेंट? सेटलमेंट सारा कुछ इनके हाथ में है। जो भी इनका एमडी और चेयरमैन वगैरह आते हैं वो इनके हाथों में खेल जाते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको अपनी लग्जरी से मतलब होता है, क्योंकि वो सारे। क्या सेटलमेंट के पीछे कुछ लेन देन चलता है? चलता ही है सर। एक बात तो, आप एक बैंक के सीनियर एम्प्लॉय बैठे हो, मैंने लोन ले रखा है, मेरा लोन जो है ना 10 लाख का 50 लाख हो गया, मैं आपके पास आता हूँ, मेरा लोन ओटीएस में डाल दो, मैं तो पैसे नहीं दे सकता इतने। वो कहेंगे तेरा 10 लाख था, मैं 10 लाख में तेरा सेटल कर दो, तो 5 मेरे को अलग से दे दे, मैं ओटीएस में मैं अपने आप इन सबको सेट कर लूँगा। 35 में निकल गया, 35 बच गया, 35 बच गया उसका। और वो 35 लाख का लॉस किसका है? अच्छा, ये 10 लाख का 50 लाख बन कितनी देर में जाता है? सर देखिए, जब लोन जाता है ना तो डिपेंड करता है कि उसका वो पर्सनल लोन है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड है, या कोई जो फाइनेंस है, किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कोई प्लॉट के, मकान के, दुकान के, व्हीकल के ऊपर कोई लोन है। तो जब खाता एनपीए हो जाता है ना, एनपीए होने के बाद उसके ऊपर 1-2% और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, मतलब तो ब्याज बढ़ जाता है। अब एक बात है, 10 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन, मान लो वो 10% या 12% इंटरेस्ट, 10 पे ही चल रहा होगा, नॉर्मल रेट चल रहा है 10-10, फिर तो 10 का जो है ना उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो बढ़ता जा रहा है, कंपाउंड हर साल का इंटरेस्ट, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाओगे तो वो 15 साल में तो 30-40 लाख हो ही जाना है जी। उसके बाद जब आपने भरा ही नहीं, उसके बाद इनको वो बंदा नहीं मिलता। जिस दिन ओटीएस करना होता है ना, फिर ये अपने आप बुलाते हैं, आ जा भाई तेरा लोन सेटल करवा देता हूँ, ये 10 लाख उस टाइम की, 10 लाख की वैल्यू देख ले, आज की देख ले। ये खुद ये सारे, क्योंकि इनके अपने ही बंदे होते हैं, लोन दिए होते हैं, सिक्योरिटी जो उनके पास पड़ी होती है उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। ये इनके पास चेक पड़े हैं ना, चेक लगाएंगे, गिने चुने चेक लगाएंगे, जिसका दिल करा उसका लगा दिया, जिसका दिल करा उसका छोड़ दिया। और जो उन्होंने लोन के बदले कोई जमीन रखी है, कुछ नहीं करते उसका, पड़ा ही रहते हैं, ऑक्शन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे सर, कुछ भी नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ, मेरे पास अभी रामपाल के 8-10 केस और आए हैं
जो कि 26/9/2017 की डीपीसी में इन्होंने एंटरटेन ही नहीं करे। अभी तो मैं एक स्पेशल जो है रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, कंप्लेंट देने वाला हूँ कि रामपाल जो है ना सेवड़ा चंडी, अर्की और डारला घाट के अंदर जितने भी टाइम ये ब्रांच मैनेजर रहा है, इसके सारी इसकी जो है ना ऑडिट किया जाए, इसका स्पेशल ऑडिट किया जाए, क्योंकि 3.5 करोड़ के तो फ्रॉड लोन मैंने 2010 तक के तब के पकड़े थे। अगर अब मेरे सामने जो सुनने में कुछ और भी आए हैं। एक बंदा भी मेरे पास आके गया जिसको इसने लोन दिया हुआ है, वो मेरे पास आके गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हीं बंदों को पकड़ रहे हो जिन्होंने जिनको रामपाल ने लोन दिए थे? नहीं, एक्चुअल में पता है कि मेरा नाम इतना सर्कुलेट हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से, मैं नहीं जानता किसी को, मेरे पास किसका कि कौन आता है कौन नहीं। मेरे पास दो लोग तो मेरे से एक किसी मतलब इनके ही मैटर में मिलके गए हैं। वो लोन किसी और का दिया हुआ था, वो एक हरीश शर्मा का लोन दिया था, वो मेरे से मिलके गया एक बंदे। तो मिलते रहते हैं मुझे, मैं ज़्यादा बोदर करता नहीं था। मेरे पास तो जो पैसे देने वाले हैं मैंने उनको भी नहीं बोदर किया, मैंने उनको लाइटली, मैं यार चाय पानी पी और जाओ आप, खाम का ऐसा ना हो कि मैं यहीं अरेस्ट करवा दूँ। 1 करोड़ की बात थी। हाँ बिल्कुल करोड़ की बात थी जी। मैं तो कभी मना नहीं करता, मैं तो जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। और मैंने आज पहली बार नहीं कहा, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि 1 करोड़ पे हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब परमात्मा ने हमें देना होगा तो हम अपनी मेहनत का ही कमा लेंगे, हमें ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं। इन्होंने जो ये तो जो देने के लिए आएंगे ना, इन्होंने तो चोरी ठगी करके उसमें से दे देंगे और चोरी कर लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबों का पैसा है ऐसा जी, जो गरीबों का पैसा मतलब जो इस तरीके की चोरी, मतलब आप ये मान के जो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ईमानदारी से कमाया हुआ मेहनत का पैसा लगाते हैं उनके बच्चे कभी ख़राब नहीं होते। और जिन्होंने उल्टे सीधे चोरी ठगी के ऐसे पैसे लगा रखे हैं तो आगे उनके बच्चों की हालत देख लो। मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, जिनको समझ आनी है मेरी बात वो समझ भी गए होंगे। आपने तो बच्चों के ऊपर भी निशाना साध दिया। एवरीबॉडी नोज, पूरा बैंक जानता है, पूरा शहर जानता है। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद आइए सर जी। उसके बाद अब जो ये सारा, अब उसकी मजबूरी हो गई है। एक तो मैंने उसको बाई नेम उसके नाम कंप्लेंट कर दी है, पंकज सूद जो इस टाइम एमडी बैठा है। दूसरी बात है एनओसी वो कैसे दे देगा, कुलदीप के खिलाफ एक एफआईआर है और 3 एफआईआर रामपाल के खिलाफ है। और जो बाकी लोगों के नाम रामपाल की कंप्लेंट में दे रखे हैं एफआईआर उनके खिलाफ भी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसका रोल निकल आएगा वो एफआईआर में आ जाएंगे, बाकी खाना नंबर दो में चले जाएंगे। क्योंकि एफआईआर के अंदर एक खाना नंबर 1 होता है, एक 2 होता है, एक प्राइम एक्यूज होता है, एक में होता है कि भाई ये सेकेंडरी हो जाए। तो अब आने वाला जो समय है वो क्या कहता है हम इनके ऊपर अब उसके बाद है कि अगर ये एनओसी दे देता है तो मैंने आरसीएस को भी पहले लीगल नोटिस दे रखा है। लीगल नोटिस के बाद मैंने एक कंप्लेंट आरसीएस की और भी डाल रखी है कि आरसीएस अगर अब करता है तो फिर आई रिजर्व माई राइट टू इनिशिएट द लीगल प्रोसीडिंग एज पर माई ओन। हाँ मैं अपने बिहाफ पे, फिर मुझे पता है ना कि मैंने आगे क्या करना, क्योंकि आरसीएस ने तो कुछ नहीं, उन्होंने तो इसने एक बार हाँ कर दिया ना, यहाँ से कोई कागज जाओ वो तो आंख बंद करके वो नहीं कुछ करते। उनको तो जो मर्जी जाओ, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो साइन ही करने हैं बस। उनको तो साइन करने हैं, चाहे वो पॉलिटिकल दबाव को मानते हो चाहे वो पैसे ले दे के करते हो, उनको कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज़ देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, परवाणु के अंदर एक बैंक की बिल्डिंग है जो कई साल पहले खरीदी थी, परचेज की थी, हिमुडा की बिल्डिंग, 90 लाख रुपए के आसपास की बिल्डिंग है, आज के दिन भी खाली पड़ी है। और वहाँ पर पिछले 5-6 साल से जो किराए की बिल्डिंग में ही वो वो बैंक पहले वाला जो बिल्डिंग थी उसी में चल रहा है, उसका 15-20 लाख रुपए तो ये किराया दे चुके हैं अब तक। और वो बिल्डिंग ऐसी पड़ी है। मैं और मेरे साथ एक मेरे फैमिली फ्रेंड है अश्विनी दुमड़ा जी, वो हम दोनों गए थे, उसकी विजिट भी करके आए थे। और उनके बराबर में एक चैनल का नहीं, क्या पता वो बिल्डिंग सिक्योर ना हो। देखिए सर, सिक्योर ना हो ये तो मापदंड है, उसकी मापदंड में नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। उसके अंदर जो है ना हैंडीकैप बंदा नहीं जा सकता, वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं। जब तो इन्होंने सेटलमेंट करके ये बिल्डिंग खरीदी थी, वो मेरे ख्याल उस टाइम शायद ताशी संडूप होता था जिसका मैंने अभी नाम लिया है। और उसके अंदर जो उस बिल्डिंग की परचेज में 60 गांठ में ना, ये इनमें से ये जो एजीएम है इनमें से भी शायद कुलदीप सिंह था। और मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन वगैरह भी शायद कोई ना कोई रहे होंगे, तो उसके अंदर काफ़ी झोल है। आप एक चीज़ देखो कि वो बिल्डिंग जो उन्होंने परचेज कर ली थी, परचेज करने के बाद उसके अंदर इंटरनल डेकोरेशन और पार्टीशन का भी काम शुरू कर दिया था। 6-7 लाख रुपए उसको भी फंसा रखे हैं, बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी है। मैं उसके अंदर देख के आया, बाहर शीशे वाला दरवाजा लगा हुआ, मैंने उसकी फ़ोटो भी खींच रखी है। वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी है। 1 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी जो है ना आज इन्होंने डंप कर रखी है, और उसका कोई ना उसका कोई पूछने वाला, ना कोई लेने वाला, ना कोई देने वाला, और उसकी ना कोई जवाबदेही है। अब आप चाहते क्या हैं? अब मैं देखिए इधर परमाणु के अंदर मैं एक मुद्दा और बताता हूँ। एक इनका TN शर्मा नाम का एक ब्रांच मैनेजर होता था, उसने 75-80 लाख रुपए के लोन बांटे,
और लोन बांटने के बाद जब वो सारे लोन एनपीए हो गए, ऐसे कैसे होता है कि आपने जितने लोन मांगे बांटे सारे एनपीए? तकरीबन एनपीए हो गए। मान लो सपोज करो 1.5 करोड़ के, अधिकारी के ऊपर गाज नहीं गिरती? मैं आपने वही कैसे बांट मैं सर उसी के ऊपर तो आ रहा हूँ। हम्म, ये अधिकारी के ऊपर किसके ऊपर गाज डालनी है, वो तो इनका काम है ना। यहाँ पर कोई 10 एक मेरे क्लाइंट है, उनके 2-3 लाख रुपए के लोन के ऊपर जो लोन सेटल भी हो चुके हैं, जिसमें से इन्होंने पैसा भी कमा चुका है, उसके खिलाफ तो इन्होंने विजिलेंस में एफआईआर दर्ज करवा दी। ये पैसा नहीं दिया हाँ, निशा रानी मेरी क्लाइंट है, उनके खिलाफ दर्ज करवा दी। उनकी बेटी की शादी, और ये सारा का सारा प्रशासन इनका, इनके चेयरमैन से लेकर इसको अरेस्ट करवाने के लिए लगे हुए थे। ये तो शुक्र है कि वो जो ऑफिसर था वो थोड़ा ईमानदार था, उसने कहा कि भाई आप बेटी की शादी है आप करो। लेकिन अब इनके बगल में ये एफआईआर दर्ज हो गई ना, तो अब पता चला कि दर्द कैसा होता है। ठीक है ना। आपने भी मौका देके चौका मारा? नहीं, मैंने भी मौका देख के चौका मारा। मैंने भी जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी है ना, 27 तारीख को कोई प्रोग्राम था, 26 तारीख को रेड पड़ी है यहाँ पर इनकम टैक्स की। मैंने कहा था कि भाई इनका हिसाब किताब बराबर करेंगे आने दे समय। टीएन शर्मा जी का सुनो आप, टीएन शर्मा को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। घास गिरने वाली जो बात कहते हैं आप, टीएन शर्मा को इन्होंने तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करके, क्योंकि वो कुलदीप सिंह के एरिया का बंदा है, उसके गांव के आसपास का ही है, वो देश छोड़ के भाग भी गया। अच्छा। इसको देश छोड़ के भगा भी दिया उसको। आप कमाल देखो कहाँ सर, भाग गए? आरसीएस के अंदर आज भी उसका केस पेंडिंग है। आरसीएस डिसाइड ही नहीं कर रहा, क्योंकि सारी मैनिपुलेशन है। ना उसके खिलाफ कोई एफआईआर है, ना कोई चार्जशीट है, ना कोई क्लेम है, ना कोई ब्लेम है। सब कुछ जो चल रहा है जो चल रहा है। उनके सिर पे क्या क्लेम है? राइट ऑफ कर दिया हुआ 75 से 80 लाख रुपए राइट ऑफ कर दिया, मतलब पब्लिक मनी का नुकसान। जिनको आप सपोज करो उसमें से एक लोन आपको दिया हुआ था 5 लाख रुपए का, आपका लोन ही खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। बस आपका खाता एनपीए पड़ा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इस देखिए सर, मान लो मैं एक बैंक एम्प्लॉई और आपने लोन ले रखा है और मेरे हाथ में कलम है, मेरे को पता है कि मुझे पता है कि मैंने आपसे पैसे कैसे, अगर मैं आपसे पैसे रिकवर नहीं कर रहा तो मेरा कोई तो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, या तो मैं पैसे ले रहा हूँ या आप मेरे कुछ लगते हो। तो यही कारण यहाँ पर है। तो ये फ्रॉड जो लोन है 75 से 80 लाख के, आज के दिन 2 करोड़ से ऊपर के लोन पेंडिंग है। मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि ये लोन आज भी पेंडिंग है और इन्होंने राइट ऑफ करके इसको ज़ीरो कर दिया है। सारा का सारा ये सारा का सारा गेम खेला हुआ है कुलदीप सिंह का। कुलदीप सिंह जब भी जाएगा, हमेशा जिस भी काम के अंदर आप डालो, इसकी इन्वॉल्वमेंट कुलदीप सिंह की, हरीश शर्मा की और रामपाल की और गुरमीत, ये 4 लोगों का ना एक तगड़ा गैंग है। पहले इनके साथ एक रूप सिंह होता था, फिर इनके साथ जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ऐसे ही आते हैं, पता नहीं उनमें से 1-2 तो मुझे लगा कि जिनके अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज है, बाकी को तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। बस वो तो मतलब मुझे तो कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि भाई ये तो पहले बोर्ड ऑफ बीओडी की मीटिंग पहले कर लेते हैं, प्रोसीडिंग बाद में लिख देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब प्रोसीडिंग बाद में लिखे, उनके साइन करा के जाओ बस। मतलब सारा को सारा जो है ना, ये प्रोसीडिंग तो पहले लिखनी होती है ना सर। अब पता नहीं इसके पीछे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन कल को जब बात आती है ना, जब आपने साइन कर रखे है, तो मैं आपको पहले भी कहा था कि जिम्मेवारी आपको वो लेनी पड़ेगी। तो आज के दिन जो मुद्दे मेरे पास है, मेरे पास एक मुद्दा और भी आया है कि अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए हम अलग से उसके अंदर करेंगे, टाइम निकालेंगे। हाँ, तो ये अभी 2023 में 20 नवंबर से लेकर और 1 दिसंबर तक की, 20-21 नवंबर से लेकर 2023 में, और 1 दिसंबर 2023 तक ये सिक्किम, गंगटोक वगैरह, जो उधर भूटान और ये मेघालय, त्रिपुरा वगैरह गए थे, वहाँ पर कोई ऑफिशियल टूर पे गए थे ये। वहाँ पर जो ऑफिशियल टूर होता है जिस पर्पज़ के लिए, जिसमें नाबार्ड की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें नाबार्ड जो पूरी की पूरी, आप ये लगाइए कि जितना भी खर्चा होता है उसका 80% नाबार्ड करता है, 20% शायद ये करते हैं। ये 7-8 लाख रुपए फूक फाक के खा पी के मौज करके वापस आ गए। उसका कोई इन्होंने आज तक रिपोर्ट नहीं दी कि, क्योंकि वो रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना, आप क्या करके आए हो, किस लिए आप क्या सीख के आए हो वहाँ से, वहाँ के लोगों, वहाँ की जो भी उनका सिस्टम होता है, उसको प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से कैसे वहाँ से कोई उनकी बैंकिंग की प्रणाली सीखने गए थे, बस यही। तो इसके अंदर जो है ना, ये इस टाइप की बातें बड़ा कुछ आया। वैसे मेरे पास है वो मटेरियल, लेकिन इसके लिए हम जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा पूरी तरीके से स्टडी करता हूँ। और हाँ, बाकी ये है कि मैं सिर्फ एक इंतज़ार जरूर कर रहा हूँ कि एक बार ये डीपीसी को ऑन कर दे। मैं मतलब इस टाइम बिल्कुल ऐसे टारगेट पे बैठा हूँ। इस बार जो है ना, इनको शायद इस बार शायद इनको ये याद रहेगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। ये मेरा मतलब, मैं इनको आपके चैनल के थ्रू इनको चैलेंज करता हूँ कि आप एक बार करो इस डीपीसी को, मैं देखता हूँ
मतलब आप पीछे हटने वाले नहीं ना हैं। पीछे हटने का तो कोई कारण नहीं है ना, क्योंकि पब्लिक मनी है बेचारे। आप 50,000 रुपये का लोन लेने चला जाए गरीब आदमी, उसकी 10,000 रुपये की चप्पलें घिसवा देते हैं। जिनको 10-10 लाख रुपए के लोन देने हैं ना, उनसे ना तो उनकी अब मैं रामपाल के अगर लोन का हिसाब किताब बताने लगूँ ना, तो आप ये सोचोगे कि भी ऐसे भी लोन होते हैं। मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी रखी, 2-3 महीने बाद उसको रिलीज कर दिया प्रॉपर्टी को, उसको दूसरा लोन दे दिया उसके ऊपर, दोनों ही एनपी हो गए। एक भी गया दूसरा भी गया। एक भी गया दूसरा, और वो लोन कभी रिकवर नहीं हुए। बिल्कुल। देखिए जी, ये मुझे लगता है कि मुद्दा लंबा खींचेगा, और अगली बार नए स्टडी के साथ फिर एक बार शर्मा जी को बुलाएंगे, और जो अगला मुद्दा होगा उसको एक बार फिर आपके सामने चर्चा में लाएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।